पहला लेक्चर हमारा आ चुका है, जिसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो यह लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। दूसरा लेक्चर है, शानदार तरीके से बात करेंगे। जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पूरा का पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आइए बात करते हैं पिछले वीडियो से मैं आपको जोड़ता हूं, तब तक आप लोग जुड़ जाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का एक सामान्य परिचय देखा था, भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। भारत के जो नेबर कंट्रीज हैं उनके बारे में हमने बात की थी, किस कंट्री के साथ कितनी सीमा साझा होती है, किसके साथ ज्यादा होती है, भारत की तटीय सीमा क्या है और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, सबके बारे में मैंने बात कर ली थी। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि, सब कुछ हमने देखा था। पहला वीडियो शानदार था, जरूर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पिछले वीडियो से ही मैं आपको जोड़ूंगा। देखिए, ये हमारे भारत का प्यारा सा मैप है, आप देख ही रहे हैं। उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल बोलते हैं और मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु को हम कन्याकुमारी बोलते हैं। हमारा जो पश्चिमी बिंदु है, गुजरात के कच्छ जिले में गोहारमोता नाम से या फिर गोरमोता। आप यदि पूर्वी बिंदु की बात करें तो हमारा जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर एक जगह पड़ती है किबिथु। यह हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है भारतवर्ष का। मेनलैंड की बात हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में आपको मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार में जो निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है जिस पर हमारा अधिकार है, वो हमारे मेनलैंड से भी नीचे है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे नाम दिया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो आप लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप पर है, दक्षिणी द्वीप पर है। और यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि भारत के मुख्य बिंदु का, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, मेनलैंड का लास्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। हमने देखा था इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे पश्चिम में गोरमोता से किबिथु, पूर्व में यह लंबाई आपको पड़ती है 2933 किलोमीटर, है ना। और यदि इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की लंबाई को हम मेजर करने जाएं तो वो हमें मिलती कितनी है डियर, 3234। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, 3214, माफ करिएगा, 3214 किलोमीटर ये आपको पड़ेगी। उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। उसे समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि अक्षांश और देशांतर एक्चुअल में कौन सी रेखाएं हैं, क्यों बनाई गई, इनकी आवश्यकता हमारे भूगोलवेत्ताओं को क्यों पड़ी, कब बनाई गई, किसके आधार पर किसका निर्धारण होता है। आज आप जो देखते हैं टाइम अपने घड़ियों में, ये टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है कि किस देश में क्या टाइम हो रहा है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी जीके समझा होगा तो आपको पता होगा प्रत्येक देश में उसी टाइम पर अलग अलग टाइम होता रहता है। क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो तारीख बदलती रहती है, डेट जैसे आज 2 है, कल 3 होगी, फिर 4 होगी, ये किस आधार पर बनाई जाती है। उससे पहले हमने भारत को यहां तक देखा। भारत का कुल क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं डियर, ध्यान से देखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर आप लोग बोल सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि मैं स्थान की बात करूं, भारत विश्व में स्थल की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से किस रैंक पर आता है, तो वो आता है 7th रैंक पर। तो इसका क्रम भी याद कर लीजिए। गर्मी बहुत है, मैं एक बार साइड होता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए। गर्मी की वजह से पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी आवाज आप लोगों तक जाए इसके लिए मैंने क्या किया है, कूलर और फैन सब कुछ ऑफ कर रखा है। बस बने रहिएगा साथ में, हम लोग नया मिशन लेकर चले हैं, आपको फायदा जरूर होगा इससे। स्थान 7वां है। सबसे पहले पर कौन है सर, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद कनाडा है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रुकची और ब्रा, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। 7वें स्थान पर है, मैं यहां लिख देता हूं रसिया, कनाडा और यहां पर चाइना, अमेरिका या फिर यूएसए आप लिख सकते हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इंडिया।
RCCABAI ऐसे करके मैंने याद किया, जैसे रुक ची अब्रा आभा ऐसे मैंने याद किया था। आप लोग ये याद कर लेंगे। 7वें स्थान पर हमारा इंडिया है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अभी हाल फिलहाल में साल डेढ़ साल पहले भारत दूसरे स्थान पर था। अब जहां तक है यह पहले स्थान पर आ चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण शिक्षा की कमी। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ चीजें। यदि आप शिक्षित हैं, परिवार बढ़ाने से ज्यादा इनकम बढ़ाने पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, तो क्षेत्रफल के बारे में हमने देख लिया। अब हम समझेंगे, यहां पर मैं आज वो पॉइंट नहीं लिखूंगा कि कितना विस्तार है। पहले हम ग्लोब को समझेंगे, भारत की स्थिति को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज यहां पर और एक बार पॉइंट आउट कर दूं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मैंने कई लोगों से मुलाकात की, कई विद्यार्थी मुझसे सालों से जुड़े हैं। उनकी एक कंप्लेन आती है मेरे पास कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट बता दूं, आपका पढ़ने में मन तभी नहीं लगेगा जब आपको क्लियर नहीं होगा कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप स्टडी टेबल के पास से उठने वाले नहीं हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मन लगा के पढ़ते रहिए, सिर्फ फोकस अपने गोल पर करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि जब आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि सर मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, कल पढ़ लूंगा, उस समय कोई विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहा होगा और आप उससे पीछे हो रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम का सबसे बड़ा रूल यह है कि टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, टाइम के साथ बने रहिएगा, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। धीरे धीरे और चीजें आती रहेंगी, मैं बताता रहूंगा। ग्लोब पर आते हैं। हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में हम कैसे समझ पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारे पूर्व में है कि पश्चिम में है, अमेरिका हमारे पूर्व में है या पश्चिम में, हम किस देश के किस दिशा में हैं। तो उसके लिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि पृथ्वी को कई रेखाओं में और दिशाओं में बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी को एक गोला आकार दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर की साइड है ये उत्तर होगी नॉर्थ, नीचे होगा साउथ अर्थात दक्षिण, और ऐसे खड़े हो तो इस साइड में आपको मिलेगा ईस्ट अर्थात पूर्व और इस साइड में मिलेगा वेस्ट अर्थात पश्चिम। मतलब कि पूरे की पूरे पृथ्वी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाओं में बांट दिया गया। अब बात आ रही थी कि सिर्फ दिशाओं से काम नहीं चलेगा, हमें दूरी भी मापनी है। तो क्या किया गया कि इस पूरे पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांट दिया गया और वहां एक रेखा खींची गई जो आप रेड कलर की देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम। इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? भूमध्य रेखा। ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ग्रीन कलर की, इन्हें क्षैतिज रेखाएं हम बोलते हैं, और ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन 2 रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया, क्यों ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई, वही हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अक्षांश रेखाओं पे। तो अक्षांश रेखा की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमें क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा का पूरा। दक्षिण के भाग को हम क्या बोलते हैं डियर? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पूरा गोलार्ध है, ग्लोब है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसका निर्धारण कैसे होता है? भूमध्य रेखा से होता है। समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं इसके बारे में, सर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में बांट तो रही हमें, लेकिन इन्हें काउंट करें तो ये कुल कितनी हैं, तो वो देखेंगे हम लोग। कुल अक्षांश रेखा, लिखिए मेरे साथ, कुल अक्षांश रेखा। इसका उपयोग बताऊंगा, पहले आप थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। कुल अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो जो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी? 90, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, टोटल हो गई 180, है ना। यही आप कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में आया कि पूरे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप मार्क कर देते हैं, ऑप्शन ए में ही रहता है 180, आप इसे टिक कर देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है ये भी तो 0 डिग्री की है, इसमें एक और ऐड करिए 181 कुल अक्षांश रेखाएं आपको ग्लोब पर देखने के लिए मिलती हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, माफ करेंगे आप लोग, दोपहर के 2 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, दिल्ली में धूप बहुत तेज है। चलिए, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को शामिल करके हमने बताया कि कुल अक्षांश रेखाएं 181 पड़ती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं का नामकरण मैं कर देता हूं। जैसे उत्तरी अक्षांश में जाएंगे तो ये इनको डिग्री में डिवाइड किया गया है कि 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे, ठीक है ना। तो एक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा।
ये हमारी कौन सी रेखा है, इसके सामने मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम आपने सुना होगा। भारतवर्ष को यह टोटल 2 उत्तर दक्षिण भागों में विभाजित कर देती है। भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, अभी मैं बात करूंगा। इसी तरीके से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपको मिलेगी एक 23.5 डिग्री ही, कहेंगे सर वही अंक, जी हाँ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। आपने सुना होगा ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये वही है। और ये भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं भूमध्य रेखा। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हमारी क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में बांट दी तो मध्य से गुजर रही है, बीचों बीच वाली रेखा। इससे सर होता क्या है, इससे हमें तापमान का पता चलता है, किस देश में कितना तापमान है, क्या चीजें कैसी चल रही, सबके बारे में हमें इसी से पता चल जाता है। किससे, अक्षांश रेखाओं से। ठीक, बढ़े आगे। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं इस तरीके से, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। लेकिन अभी एक पॉइंट छूट गया, 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, जैसे ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया ना, इनके बीच की दूरी कितनी है। कई बार छोटे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां तक कि पीसीएस में भी बन जाते हैं। ठीक है, तो वो है 111 किलोमीटर की दूरी क्रमागत अक्षांश रेखाओं के मध्य में पाई जाती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। आपने समझ लिया कि अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया तापमान वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं डियर, इससे हमें समय के बारे में पता चलता है और इसी से हमें तिथि अर्थात डेट के बारे में भी पता चलता है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो ये बीच वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई है ना, 0 डिग्री देशांतर। और जो इस तरीके से दोनों तरफ जा रही हैं, एक तरफ 180 और एक तरफ 180, टोटल हो गई 360, 360 देशांतर रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। याद रखेंगे आप लोग। अब समझिए, देशांतर रेखाओं का मतलब यह है कि एक देश से दूसरे देश के बीच का अंतर कितना है, ऐसे ही समझ लीजिए। क्योंकि ये खड़ी हैं तो कोई भी देश होगा इस तरीके से ग्लोब पर होगा, तो इन्हीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। ठीक, किसी भी देश के पूर्व और पश्चिम में खींची गई रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और उत्तर से दक्षिण जो हैं, पूर्व से पश्चिम का मतलब है पूर्वी बॉर्डर पश्चिमी बॉर्डर, अक्षांश रेखाओं सॉरी देशांतर रेखाओं से बनेगा, क्योंकि वो खड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है ना, और जो लेटी हुई क्षैतिज रेखाएं हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है। सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी, आप देखिए भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहां इनकी दूरी जैसे अब यहां से बढ़े तो पास होती जा रही है, इधर भी पास होती जा रही है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो बन रहा है वो यहीं पर बन रहा है, भूमध्य रेखा पर। तो याद रखिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक, लिख लीजिए कितना होता है, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। और कितनी होती है डियर, 111.32 किलोमीटर की। याद कैसे करेंगे, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक कितनी है, सर्वाधिक क्या, हर अक्षांश रेखा के मध्य उतनी दूरी है 111 किलोमीटर की। और देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी सर्वाधिक कहां है, तो भूमध्य रेखा पर। कितनी, तो वही 111 अक्षांश वाला याद रखिए, बस पॉइंट में 32 रख दो बस। ठीक है ना, 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो जाती है, कहां पर, भूमध्य रेखा पर। अब बात बनती है कहां की, देखिए देशांतर रेखाओं से रिलेटेड 2 फैक्ट। समय का जो निर्धारण किया जाता है, टाइम जो बताया जाता है प्रत्येक देश का, वो ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, इसे हम ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच और वहीं से यह रेखा गुजरती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, मानक समय रेखा बोलते हैं, प्रमुख मानक समय रेखा या म्योत्तर रेखा भी इसको नाम दिया जाता है। और यदि तिथि की बात करें डियर, तो तिथि का निर्धारण कैसे होता है, डेट का, तो वो होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा से। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। 0 डिग्री देशांतर से हम समय का निर्धारण करते हैं और
180 डिग्री देशांतर रेखा से हम तिथि का ज्ञात करते हैं, डेट का ज्ञात करते हैं। पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भारत में भी एक मानक समय रेखा है, आप हमेशा सुनते आए हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे भारत का समय ज्यादा रहता है। आपने सुना होगा कि भारत में यदि 5:30 बज रहा है तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में इस समय 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कैसे होता है, चलिए अब एक पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। यदि आप भूमध्य, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में जाएंगे तो समय ऐड होता जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। कौन सा समय, देखिए पूरी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे घूम जाती है। 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसे हम परिक्रमण बोलते हैं। और अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं, वो 24 घंटे में घूम जाती है। तो मतलब 24 घंटे में पूरा सर्कल पूरा कर ली तो एक सर्कल 360 का होता है, 360 डिग्री का। अब समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जो पृथ्वी है ये 24 आवर्स में कितना जाती है? 360 डिग्री। तो हम ये पता कर लें कि यह 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। ठीक, तो यह 1 घंटे में 360 में आप क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देंगे 24 से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15, है ना, 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री का घूर्णन करती है। ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं को भी डिग्री में ही डिवाइड किया गया। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा है, मैं यहां बना देता हूं, ये ऐसे गुजरती है यहां से, ठीक, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब आप समझेंगे कैसे, और मैं अभी से लिख दे रहा हूं, यह 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा रहती है। किससे? ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, मानक समय से 5.5 घंटे का समय ज्यादा होता है भारतवर्ष में। मानक समय रेखाएं होती क्या है, क्यों बनाई जाती हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी आप समझिए। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। अब सोचिए कि कोई भी चीज यदि 1 घंटे में 15 डिग्री जा रहा है, ठीक है, 15 डिग्री, तो 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा उसे? तो ऐसे निकालेंगे, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक, तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री की गति तय करने में कितना समय लगेगा? तो 60 में से 15 से डिवाइड कर दीजिए, 4 मिनट का टाइम लगेगा 1 डिग्री आगे बढ़ने में। मतलब अब समझिए, मैं आपको ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट सुनिए कि इस समय इंग्लैंड में 10:12 हो रहा है, तो एक देश जो 82 डिग्री या फिर जो 32 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, उसमें इस समय कितना टाइम हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, वो यहीं से सॉल्व होते हैं। ठीक, 0 डिग्री के आगे बढ़ोगे आप, मतलब 1 डिग्री बढ़ोगे तो 4 मिनट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं भारत को समझाता हूं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, भारत की है 82.5 डिग्री। तो क्या करेंगे आप? 82.5 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दे 4 का। पहले 82 में 4 का कर लो, बहुत इजी वे में बताता हूं मैं। तो 4 दूनी में 8, 4 8 में 32, 328 मिनट हो गया। अब यदि 1 डिग्री 4 मिनट का है, तो आधा डिग्री, क्योंकि 1/2 है, ये 2 मिनट का हो जाएगा। कितना हो गया? 330 मिनट। अब 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करिए, समझ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 330 मिनट में आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 पंजे में 30, बचा कितना? 30। ठीक है, तो ये आ गया 5.3, मतलब कि 5:30 आएगा, 5:30, मतलब 5.5 घंटा ज्यादा है। क्योंकि 330 में 60 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 5 घंटे 30 मिनट निकल के आ जाएगा। यही आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटे हमेशा ज्यादा ही रहता है। केवल इंग्लैंड से नहीं, जितने भी देश ग्रीनविच रेखा पर हैं, उनसे 5.5 घंटे ज्यादा हमारे यहाँ समय हो रहा है। मतलब कि यदि हमारे यहाँ इस समय 5:30 बज रहे हैं, तो वहां पर 12 ही बज रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आपसे बने कि मान लीजिए कोई देश जो इस समय 5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, और इस समय देशांतर रेखा पर बज रहे हैं 10,
ठीक है। और 5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश का समय बताइए। तो 5 डिग्री है तो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 5 डिग्री में मतलब 20 मिनट लग गया, मतलब वहां 10:20 हो रहा होगा। इधर जाएंगे प्लस होगा और इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, मानक समय रेखा हमारे भारत की ऐसी क्यों है, क्योंकि यह भारत को 2 बराबर क्षेत्रों में डिवाइड करती है, पूर्व पश्चिम में। और यही रीजन है कि भारत में जितनी भी घड़ियां आप पहनते हैं, यूज करते हैं, सब में एक ही टाइम होता है। प्रत्येक देश का मानक समय निर्धारित करने के लिए मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो भारत की 82.5 डिग्री है, कितने राज्यों से होकर जाती है पूछा जाता है। तो पहला आपको पड़ेगा यूपी, दूसरा पड़ेगा आपको एमपी, तीसरा पड़ेगा आपको छत्तीसगढ़, चौथा पड़ेगा आपको उड़ीसा और पांचवा पड़ेगा आपको आंध्र प्रदेश। इस तरीके से यहां पर यूपी, उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की यदि मैं बात करूं, इस तरीके से यहां पर कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं मैं लिख रहा हूं, आप लोग सुन के लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गुजरात, पश्चिम से पूर्व बता रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पड़ेगा आपका, गर्मी बहुत है मेरे साथ लिखते रहिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद पड़ेगा त्रिपुरा, फिर पड़ेगा मिजोरम। काउंट कर लीजिए, 8 आपको स्टेट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ऐसे आप याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है यह कर्क रेखा को कहां डिवाइड करती है, तो ये छत्तीसगढ़ में डिवाइड करती है, याद रखेंगे आप लोग। भारत के किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के समीप पड़ती है या कर्क रेखा उसके करीब से गुजरती है, तो माफ करिएगा, झारखंड की जो कैपिटल है जिसे आप बोलते हैं क्या, रांची, वो गुजरती है कहां से, कर्क रेखा उसके करीब से गुजरती है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कर्क रेखा से ही, उसे भी आपको याद रखना चाहिए। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये आपको याद होना चाहिए कर्क रेखा के बारे में, भारत के कितने राज्य पड़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग, हमने मानक समय रेखा को भी देख लिया, हमने कर्क रेखा को भी देख लिया, ग्लोब के बारे में अक्षांश और देशांतर को हमने समझ लिया। अब हम भारत की अवस्थिति को समझेंगे, कहां, ग्लोब पर। ठीक, देशांतर रेखा समझ में आ गई। देशांतर रेखा में 180 डिग्री से हम तिथि का निर्धारण करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहा हूं बार बार पूर्वी देशांतर, अभी मैं यहां पर भी लिखूंगा। देखिए भारत की जो अवस्थिति है ना डियर, वो यहां पर है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, मैं इसे पूरी तरीके से क्या कर दे रहा हूं, फिल कर दे रहा हूं। मैंने बताया ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ध्यान से समझिए। ये देशांतर रेखा की 0 डिग्री देशांतर रेखा, इधर क्या है, पश्चिमी देशांतर और इधर पूर्वी देशांतर। तो आपने रीजनिंग में भी मैं आपको पढ़ाया हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये 4 दिशाएं भी होती है। इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट और इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो भारत की यदि हम बात करें तो इस तरह से आप देखिए, तो भारत यहां है तो हम क्या बोलेंगे, भारत गोलार्ध के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। क्यों बता रहा हूं समझिए, कंफ्यूज यही होते हैं आप लोग, माफ करेंगे बहुत गर्मी है। देखिए अब भारत के पश्चिमी छोर से एक देशांतर रेखा निकलेगी, एक पूर्वी छोर से निकलेगी, एक अक्षांश रेखा यहां से निकलेगी, एक अक्षांश रेखा यहां से, चारों तरफ से हम यही तो यहां पॉइंट आउट करते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर जितनी अक्षांश रेखाएं पड़ेंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएंगी। तो भारत के दक्षिण में भी जो अक्षांश रेखा गई है यहां पर भी, वो कौन सी है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा। कौन सी, उत्तरी अक्षांश रेखा। आप कहेंगे सर भारत के दक्षिण की बात कर रहे हो, उत्तर क्यों, जी हां, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है। ठीक,
सारी अक्षांश रेखाएं उत्तरी होंगी, और ऊपर जो भारत की रेखा गई है अक्षांश, वो है आपकी 37°6 की। ठीक, याद करवाने की ट्रिक भी बताऊंगा। अब देशांतर पर आते हैं, एक देशांतर ये, एक देशांतर ये, और आप देख रहे हैं इनकी बात कर रहा हूं, और ये पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है, तो दोनों पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। तो ये रेखाएं कौन सी हैं? तो ये है 68°7। ठीक है, और ये है 97°25। कौन सी? पूर्वी देशांतर, और इधर ये भी पूर्वी देशांतर होगी। क्यों? क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ही पड़ता है यह। यदि हम बात करें किसकी, 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो उसके पूर्व में ही यह पड़ता है, इसलिए हम इसे पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे। याद करने की ट्रिक ऐसे कर लीजिए आप लोग। पहले ये देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट की बात करूं तो वो पड़ता है आपका कितना, 6°4 पे। ठीक है, 6°4 पे हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ता है, लेकिन मेनलैंड 8°4 पे पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझ लीजिए। वीडियो में हमने समझा ग्लोब को, अक्षांश और देशांतर रेखा को। कल मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए लेकर आऊं इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदी अपवाह तंत्र, गारंटी के साथ 113 से 14 नदियां उद्गम से विलय तक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। इसकी गारंटी मेरी है। और यदि आप ये वीडियो मेरा बाद में देख रहे हैं तो वो वीडियो शूट हो चुका होगा, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होगी, तो आप लोग उसे जरूर देखेंगे। बाकी पुराने वीडियो की लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जियोग्राफी की फाउंडेशन बैच की हमारी सीरीज चल रही है, जो अनवरत तरीके से चलेगी जब तक सिलेबस कवर ना हो जाए। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाला हूं मैं। सारे सब्जेक्ट की इसी तरीके से मैं क्लासेज लेकर आता रहूंगा। तो आज के वीडियो में हमने अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का क्षेत्रफल, सब कुछ समझा। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हुई है तो आप लोग भी उसे करेक्ट कर सकते हैं, बट तमीज में। मैं ये बहुत हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, तमीज में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ने नहीं आते, कमियां ढूंढने आते हैं। ठीक है, अगर कमी है तो इंसान से ही मिस्टेक होती है। आप लोग उसे सही करवाने के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।